एक दिन मैं काम से जल्दी लौटा तो मैंने देखा मेरे पापा मेरी पत्नी को मार रहे थे। मुझे देखते ही पत्नी बोली, मेरी गलती है, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था और घर में मांगने वाली घुस गई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी चलते चलते गिर गई तो मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी, जो काफ़ी चोटिल थी। वो बोली सीढ़ियों से गिर गई थी और साथ ही रोने लगी। मुझे पापा पर शक हुआ। अगले दिन मैं काम पर जाने का बहाना बनाकर ऊपर वाली छत पर जाकर छुप गया और थोड़ी देर गुजरी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब नीचे। हटिए पापा, आप अर्पिता को क्यों मार रहे हैं? ऐसी भी क्या गलती हो गई है कि आपने मारना ही शुरू कर दिया है? वो मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, बेटियों की तरह है, और बेटियों पर हाथ कौन उठाता है? मैं एकदम आपे से बाहर हुआ था। तुरंत ही पापा जी और अर्पिता के बीच में आया और अर्पिता को पकड़कर अपने साथ लगाया। वो हिचकियों के साथ बुरे तरीके से रो रही थी। कहने लगी, नहीं नहीं, पापा जी ने मुझे ज़्यादा नहीं मारा, गलती मेरी है, मैंने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। एक मांगने वाली अंदर घुस आई थी। आपको तो पता है आजकल कितनी घटनाएं हो रही हैं। मांगने वालों का भेष बनाकर लोग घरों में घुसकर लूट लेते हैं। मेरे गहने भी घर में ही रखे हुए हैं। पापा जी घबरा गए थे, शायद इसलिए मारना शुरू कर दिया। पापा जी, मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि आपको शिकायत का अवसर ना दूं। अर्पिता ने सर झुकाकर पापा से माफ़ी मांगी थी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी, जबकि मुझे हैरत हुई थी, एक दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर कौन बहू पर हाथ उठाता है। लेकिन जब अर्पिता खुद इस मामले को ख़त्म कर चुकी थी तो मैं पापा से क्या कह सकता था। बस अर्पिता के धैर्य का मैं कायल हो गया था। मैं अभी भी काम से घर लौटा था जब मैंने देखा कि मेरे पापा मेरी पत्नी को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। उसके हाथ पर खून लगा था और उसके साथ एक होंठ भी फट कर सूज गया था, मगर उसके बाद भी उसने कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि पापा ने बहुत मामूली सी बात पर उसे मारा था। ये कोई इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी। मैं पापा की ओर गुस्से से देखते हुए अपने कमरे में चला गया। मैं अर्पिता से बहुत प्रेम करता था। वो नाज़ों में पली हुई अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसने अपने घर में कभी कोई दुख नहीं देखा था, लेकिन आज पापा का उस पर हाथ उठाना मुझे इतना दुखी कर गया था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं माँ से साफ साफ बात करूँगा। अर्पिता चाहे कोई भी गलती करे, लेकिन आगे से पापा उस पर हाथ नहीं उठाएंगे, वरना मैं सारे रिश्ते और लिहाज भूल जाऊँगा। कमरे में गया तो अर्पिता शीशे के सामने बैठी हुई थी, अपने घाव साफ कर रही थी। मेरी ओर देखा तो मुस्कुरा दी, लेकिन एकदम उसके चेहरे पर पीड़ा की एक लहर दौड़ गई थी। उसका होंठ फटा हुआ था और शायद मुस्कुराने के कारण होंठ में दर्द हुआ था। मैं उसके पास गया और उसकी चोट साफ करते हुए कहने लगा, अर्पिता, ये क्या बात हुई? तुमने मेरे और पापा के बीच में बात क्यों बदल दी? मुझे उनसे सवाल जवाब तो करने देती, खुद ही सारी बात को ख़त्म करके आ गई। पापा का तुम पर हाथ उठाना किसी प्रकार से सही नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, कोई गुलाम थोड़ी हो जो वो सीधा तुम पर हाथ उठाने पर ही आ गए हैं। मैं उस समय भी गुस्से से भरा हुआ था। अर्पिता कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने खुद ही उन्हें गुस्सा दिला दिया था। उन्होंने कितनी बार मुझे कहा था कि मैं उठकर दरवाज़ा बंद कर दूं, लेकिन मैंने टाल दिया। वो औरत भी तो मुंह उठाकर अंदर चली आई थी। जाने दो, छोड़ो, पापा जी अच्छे हैं, उन्हें गुस्सा करने का मौका तो मैंने खुद ही दिया था। अर्पिता ने सर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा था। मैं मुस्कुरा दिया। उसका ऐसा धैर्य मुझे पसंद आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसके धैर्य की परीक्षा लेता। रात को मैं माँ के कमरे में गया और उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि पापा को आप खुद ही समझा दें, आगे से मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी गलती करे, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, उसे सवाल करने वाला सिर्फ मैं हूँ। वो अर्पिता को एक शब्द भी नहीं कहेंगे। माँ ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, गुस्सा न करो, आगे से मैं खुद इस बात का ख्याल रखूँगी कि तुम्हारे पापा का व्यवहार अर्पिता के साथ गलत ना हो। मैंने कहा, यही सबके लिए ठीक भी रहेगा। ये कहते हुए मैं कमरे से निकल आया था। कुछ दिन सुकून के साथ गुजर गए थे। मैं भी पापा की ओर से निश्चिंत था। माँ एक दिन मौसी के घर गई हुई थी। मौसी कुछ बीमार थी। मैं सुबह काम पर जाता और शाम को घर वापस आता था। मैं किचन में नाश्ता कर रहा था, जबकि अर्पिता किचन के दूसरे काम निपटा रही थी। मैंने देखा उसकी चाल में लंगड़ाहट है और एकदम वो गिर गई। पैर से कपड़ा एक और को हो गया। मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। उसके पैर पर अच्छा खासा बड़ा घाव था। गिरकर घाव पर शायद और अधिक चोट लग गई थी, खून बहने लगा। मैं जल्दी से अर्पिता के पास गया और पूछने लगा, ये क्या हुआ है तुम्हारे पैर पर? ये इतना बड़ा घाव कैसे हुआ? मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसकी ओर देखकर हैरान रह गया। वो इतनी कम साहसी नहीं थी कि छोटी सी बात पर रो देती।
मैं सोचने लगा, जब चोट लगी तब तो बताया तक नहीं, और अब जब मैंने घाव देख लिया तो क्यों रोने लग गई है। उसका रोना तो किसी और ही बात की ओर इशारा कर रहा था। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और तसल्ली देने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा देता हूँ। मैं उसे सहारा देकर कमरे में ले गया, उसके घाव पर दवा लगाई और कहने लगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, कितनी बड़ी चोट लगवा ली है, अगर कहीं ऊपर की सीढ़ी से गिर जाती तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। अब अपना ख्याल रखना, मुझे इस तरह की शिकायत दोबारा न मिले। तभी अर्पिता ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उसके आंखों में बेबसी मुझे साफ नज़र आ रही थी। मेरे दिल में कुछ खटकने लगा, ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं कुछ गलत है। उस दिन पापा जैसे अर्पिता को मार रहे थे, इस घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे सब कुछ छुपाती थी। ज़रूर कोई बड़ी बात थी। अर्पिता खुद से मुझे कुछ भी बताने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर उसे बताना होता तो पहले दिन ही बता देती। जो भी था, मुझे खुद ही इस बात का पता लगाना था। पापा का अर्पिता के साथ व्यवहार, अर्पिता का पापा को देखते ही सहम जाना, माँ का मुझसे नज़रें चुराना, सब कुछ मेरी नज़रों के सामने बार बार घूम रहा था। और मुझे लग रहा था ज़रूर अर्पिता को लगने वाली चोट के पीछे भी पापा का ही हाथ है। यानी पापा का हाथ उस दिन के बाद भी रुका नहीं। मैं गुस्से से खौल उठा था, लेकिन अर्पिता से अब इस बात पर कोई चर्चा नहीं की थी, क्योंकि इस मामले को मुझे अपने तरीके से हल करना था। अगले दिन मैं सुबह सुबह उठकर नाश्ता कर रहा था। अर्पिता से कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ। पापा उस समय सो रहे थे, मेरे जाने के बाद ही वो उठा करते थे, और अर्पिता उन्हें नाश्ता बना कर दिया करती थी। पापा को बासी खाना पसंद नहीं था, इसलिए जब भी उन्हें खाना खाना होता था, उनके लिए ताज़ा खाना ही बनाया जाता था। माँ भी उनके लिए ताज़ा खाना बनाया करती थी, और जब से मेरी शादी हुई थी तब से अर्पिता भी उनके लिए ताज़ा खाना ही बनाया करती थी, जबकि घर के बाकी सदस्य एक ही बार बना हुआ खाना देर से या जल्दी जब भी खाना होता था खा लिया करते थे। मैं काम पर जाने का कहकर जल्दी से अपने घर की छत पर चला गया। वहां जाकर एक कमरे में छुप गया, जहां से खिड़की खुलती थी और उस खिड़की में से पूरे आंगन का दृश्य दिखाई देता था। मैं वहां बैठ गया और पापा के उठने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद पापा सोकर उठे और वॉशरूम में घुस गए, जबकि अर्पिता उन्हें देखते ही किचन में चली गई और उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसने झाड़ू भी बीच में अधूरी छोड़ दी थी, यानी किसी न किसी हद तक मेरा शक सही था। पापा ने उसे डरा कर रखा हुआ था। ज़रूर कुछ ऐसा कहा या किया होगा जिसके कारण वह उनसे डरने लगी थी। उस दिन की उनकी मार तो मेरे सामने ही थी। पापा आंगन में ही चारपाई डालकर उस पर बैठ गए थे। अर्पिता नाश्ता लाकर उनके सामने रखकर किचन की ओर बढ़ी ही थी कि पापा ने थाली उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। थाली उछलकर अर्पिता को लग गई, उसके मुंह से सिसकारी निकली। मैंने ऊपर अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन अभी मैं नीचे नहीं जाना चाहता था, बल्कि यहीं बैठकर सारी कार्रवाई देखना चाहता था। मैं चाहता था कि पापा की आखिरी हद देख लूं कि आखिर वो कहाँ तक जा सकते हैं। पापा उठे और कोने में पड़ा वो डंडा उठाया और 3-4 डंडे अर्पिता के कमर और पैरों पर मारे। अर्पिता दर्द से दोहरी हो गई, मगर मुंह से चीख नहीं निकली। पापा लगातार उसे पीट रहे थे और वो मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला दबा रही थी। ये दृश्य अब मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मेरे सामने मेरी प्यारी पत्नी को इतनी पीड़ा पहुंचाई जा रही थी और मैं खामोश रह जाता, ये संभव ही नहीं था। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला और पापा को आवाज़ देते हुए भागता हुआ नीचे आया। उन्हें एक और धक्का दिया और उनके हाथ से डंडा पकड़ कर दूर फेंका। अर्पिता उस समय ज़मीन पर गिर चुकी थी, उसके माथे से खून बह रहा था। पैर पर जो घाव था उससे एक बार फिर खून रिसने लगा था। वो बिल्कुल ही बेजान हो रही थी। मैंने तुरंत उसे उठाया और अपने कमरे में ले गया, जहाँ बैठने के बाद मैंने उसे पानी पिलाया। और जब कमरे से बाहर आया तो पापा कहीं भी नहीं थे। पापा से बाद में बात करने का सोचकर मैंने तुरंत अर्पिता को अपने साथ लिया और हॉस्पिटल ले आया, जहाँ पर उसे पेन किलर इंजेक्शंस लगाए गए। डॉक्टर ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। डॉक्टर को लग रहा था कि शायद मैंने खुद अपनी पत्नी पर अत्याचार किया है। जाने कैसे ये सब सुनकर मैंने अपनी और अर्पिता की जान छुड़वाई और हॉस्पिटल से घर आया। अर्पिता को सहारा देकर बेड पर बिठाया और उसके सामने बैठकर कठोर स्वर में उससे पूछा, अब तुम मुझे बताओ क्या बात है? पापा तुम्हें क्यों मारते हैं और तुम क्यों उनकी मार चुपचाप सहन कर रही थी? मुझे बताया क्यों नहीं? और क्या माँ को इस बारे में सब कुछ पता है? अर्पिता ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगी, जी माँ जी को पता है कि पापा जी मुझे मारते हैं। और एक बार फिर से रोने लगी। उसकी आंखों को देखकर मैं थोड़ा नरम पड़ा था, लेकिन अगर मैं उसके सामने नरमी दिखाता तो वो शायद सारी बात फिर से छुपा जाती। इसलिए मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, मुझे ये बताओ कि पापा तुम्हें क्यों मारते हैं? तब अर्पिता कहने लगी,
मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों मारते हैं, लेकिन जब भी मुझसे गलती होती है तो मुझे अच्छा खासा पीट डालते हैं। साथ ही ये धमकी भी देते हैं कि अगर मैंने आपको या किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो वो माँ जी को भी घर से निकाल देंगे और आपको अपनी संपत्ति से अलग कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आप किसी मुश्किल में पड़ें। गलती तो वैसे भी मुझसे ही होती है, इसी कारण मुझे मार पड़ती है, इसलिए मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। अर्पिता की बात सुनकर मैं गुस्से से खौल उठा। घूर कर उसकी ओर देखा और कहने लगा, तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि तुम मुझे अपने घर वालों की कोई शिकायत लगाओगी? तो मैं उनसे बात तक नहीं करूँगा। पापा मुझे जायदाद से अलग नहीं कर सकते और ना ही माँ को घर से निकाल सकते हैं। तुमने ये भय क्यों पाल लिया था? तो वो कहने लगी, जब उन्होंने मुझे धमकी दी तो मुझे लगा सच में वो ऐसा कर देंगे, और वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उसने मासूमियत से मेरी ओर देखा तो मैं अपना सारा गुस्सा भूल गया। एकदम से उसे गले से लगाया और कहने लगा, पापा ना मुझे जायदाद से अलग कर सकते हैं और ना ही माँ को घर से निकाल सकते हैं। उनके पास ये दोनों अधिकार नहीं है। माँ को घर से निकालेंगे तो खुद ही ठोकरें खाएंगे। वो कहने लगी, वो कैसे? वो आपके पापा हैं, उनके पास सारे अधिकार हैं। ये घर भी आपका पुश्तैनी घर है, तो जो ज़रूर आपके पापा के नाम पर ही होगा। आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसलिए पापा से झगड़ा मत करें। कुछ दिन के बाद जब आप खुद अपना कोई घर बना लेंगे तो मुझे वहाँ ले जाइएगा और माँ जी को भी। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। कहने लगा, आज शाम को तुम्हें पता चल जाएगा कि आप मुझे जायदाद से पापा मुझे जायदाद से अलग क्यों नहीं कर सकते और माँ को क्यों घर से नहीं निकाल सकते। वह हैरान होकर मेरी ओर देख रही थी और बार बार मुझसे पूछती रही, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आधे घंटे बाद पापा घर वापस आ गए थे और आते ही अपने कमरे में चले गए थे। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैं माँ को बुला चुका था। अब मैं उनके सामने ही बात करना चाहता था। मैं जब भी पापा से कोई बात किया करता था तो उन्हें हमेशा में ही गलत लगता था। वो पापा की साइड लेती थी। आज वो खुद भी अपनी आंखों से अपने पति की असलियत देख लें तो शायद उन्हें विश्वास हो जाए। गुस्सा तो मुझे माँ पर भी बहुत था कि वो सारी बात जानते हुए भी मुझसे छुपाती रही थी, और उस दिन मेरे कहने के बाद भी उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरी माँ थी। शाम को मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सीधा पापा के कमरे में ले गया और साथ ही अर्पिता को भी आवाज़ दी। मैंने कहा, आपको पता था कि पापा अर्पिता के साथ मारपीट करते हैं? माँ ने नहीं में सर हिलाया। मैंने अर्पिता की ओर देखा तो कहने लगी, पापा जी माँ जी के सामने मारपीट नहीं करते थे, बस डांट दिया करते थे और कभी कभार एक थप्पड़ लगा देते थे। मैंने सदमे से माँ की ओर देखा। पापा ने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया और आपने इन्हें कुछ कहा था या नहीं? तो माँ कहने लगी, तो क्या करती, अपना घर बर्बाद करती। सबके मना करने के बाद भी मैंने इनसे दूसरी शादी कर ली। घर वालों ने कितना कहा कि ये आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। सारी सच्चाई तो शादी के कुछ दिन बाद ही मुझ पर खुल गई थी, जब इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन क्या करती, घर वालों से बगावत करके शादी की थी, इसलिए इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर थी। सब मुझे ही दोषी ठहराते और कहते कि किसी की बात नहीं सुनी, और अब अंजाम देख लो। माँ इतनी बात कहकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि अर्पिता ने हैरत से मेरी ओर देखा था। निकल जाओ मेरे कमरे से, ज़्यादा मेरे सामने बकवास करने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ को डाइवोर्स दे दूंगा और फिर सारे ख़ानदान के सामने मुंह छिपाते फिरना। पापा एकदम से दहाड़े तो मैंने उन्हें कॉलर से पकड़ लिया। अब सारे लिहाज ख़त्म हो गए थे। वो मेरा सौतेला बाप था। ये बात हम अर्पिता से छुपा रहे थे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। अब जब सच सामने आ गया था तो उसे उसकी औकात याद दिलाना ज़रूरी था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे और उसे आंगन में धक्का दे दिया। निकल जाओ ये यहाँ से और डाइवोर्स के पेपर भेज देना। ख़ानदान वालों को हम खुद देख लेंगे। गलतियाँ इंसान से होती हैं। माँ, आपने इस गलती को क्यों सर पर चढ़ा लिया? क्यों समय रहते इस इंसान को छोड़ नहीं दिया? इतना समय उसका अत्याचार सहन करती रही। मुझे दुख भी हुआ था और गुस्सा भी आया था। माँ अभी तक रो रही थी, शायद अपनी गलती पर पछता रही थी। मेरे पिता के देहांत के ठीक 3 साल बाद ही माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। घर वालों और रिश्तेदारों ने बताया था कि ये आदमी अच्छा नहीं है। यह स्वभाव से अय्याश आदमी था और सिर्फ मेरे पिता की दौलत के पीछे है। लेकिन मेरी माँ ने किसी की नहीं सुनी थी और कहा था कि परेश मुझे सच्चा प्यार करता है और ये मेरी धन दौलत के पीछे नहीं है। ये मेरे बच्चे को भी अपना लेगा। शादी के बाद मुझे कभी भी पापा से कोई शिकायत नहीं हुई थी। वो मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मेरे सारे फैसले माँ खुद ही लेती थी और मुझे इस बात से कोई सरोकार भी नहीं था कि पापा घर में क्या करते रहते हैं। मेरी माँ खुश थी, मुझे और क्या चाहिए था। मगर आज पता चल रहा था कि वो आदमी न सिर्फ मेरी माँ के साथ मारपीट किया करता था,
बल्कि अब उसने मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट शुरू कर दी थी। उसे शायद मारपीट करने की आदत हो चुकी थी। माँ को तो उसके अत्याचारों से मैं नहीं बचा सका था, लेकिन अपनी पत्नी को ज़रूर बचा लिया था। वो मेरा सौतेला बाप था जिसने मेरी माँ को न जाने कितना रुलाया था। अब उसकी अपने रोने की बारी थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उसे जेल में बंद करवा दिया। थोड़े समय बाद माँ के लिए डाइवोर्स के पेपर्स पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। माँ ने तलाक के पेपर्स को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू किया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक नरक में गुजार दी थी और इस बात की किसी को खबर भी नहीं होने दी थी। मैं खुद भी बहुत पछता रहा था। मैं कैसा बेटा था जो अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रख पाया था। ये देख ही नहीं पाया था कि मेरी माँ दुख में है या इस आदमी के साथ खुश है। अभी सोचता हूँ, अगर मैं अर्पिता के पैर पर लगे घाव को देखकर पापा पर शक न करता तो शायद मेरी पत्नी भी चुपचाप माँ की तरह मार खाती रहती और इस आदमी के अत्याचारों को सहन करती रहती। घर के मर्दों को खुद भी घर के मामलों पर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी घर के छोटे नहीं बड़े भी गलत होते हैं। उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है और जहाँ पर अत्याचार होता है वहाँ सारे रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए। गुजरा हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता और इंसान के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।